नमस्कार, ओन बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पेपर लीक मामले में बड़ा जो राहत है वो मिलती हुई नजर आई है और ऐसे में ये देखा गया है कि बड़ी कार्रवाई भी इस दौरान हुई है। हरिद्वार में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड इस दौरान किए गए हैं और ऐसे में जो छात्र मांग कर रहे थे अब वो उसको लेकर यह भी देखा जा रहा है कि उनकी मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई इस दौरान हुई है। हरिद्वार में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड किए गए। टिहरी के अगरोड़ा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी निलंबित की गई हैं। हरिद्वार एसएसपी ने दरोगा सिपाही को भी सस्पेंड किया है और रुड़की सीओ को पूरे प्रकरण की जांच भी इस दौरान सौंपी गई है। वहीं हरिद्वार आदर्श बाल इंटर कॉलेज का पेपर भी लीक हुआ है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की अब बड़ी कार्रवाई जो है इसमें देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखिए विशाल, लगातार यूपी पेपर एससी पेपर लीक मामले में सरकार एक के बाद एक जो नई कार्रवाई है वो यहाँ पे करती दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले जो मुख्य आरोपी था उसकी बहन को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ के आधार पर जो मुख्य आरोपी इसमें खालिद था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा गया, लेकिन जिस तरीके से जो खालिद था उससे पूछताछ की जा रही है उसके बाद एक नई परत खुली है। हालांकि इसमें जो नया मामला है इसमें जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, एक सिपाही एक जो दरोगा था उसको भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। यानी साफ से कहा जा सकता है कि जैसी ये कार्रवाई थी इस पे लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी और एसआईटी की जो टीम है उसकी तरफ से भी लगातार कार्रवाई देखने के लिए मिली है। हालांकि जो पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात थे उसके ऊपर जो कार्रवाई है उसकी जो पूरी जांच है वो सीओ रुड़की नरेंद्र पंत को सौंपी गई। पूरे मामले की जांच की जाएगी। हालांकि अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो नकल माफिया होंगे उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यहाँ पे बीते एक दिन पहले एक बड़ी खबर देखने के लिए मिली थी कि जहाँ इस गांव का खालिद रहने वाला था सुल्तानपुर का, वहां पे भी जो पुलिस थी वो प्रशासनिक टीम के साथ बुलडोजर लेके पहुंची थी। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां से उस गांव से अतिक्रमण हटाया गया और जो यहाँ पे चर्चाएं थी वो तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूपी की तरफ पे अब जो धामी सरकार है वो भी काम करती दिखाई दे रही। जो नकल माफिया या अपराधी है उनके घर पे बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जो नकल माफिया उसके ऊपर किस तरीके का एक्शन होगा। जी लेकिन मनोज, जिस तरह से मामला सामने आया और अभी तक क्या कार्रवाई देखने को भी मिली है हरिद्वार पुलिस की ओर से और एसटीएफ की ओर से? बिल्कुल देखिए इसमें एसआईटी की टीम गठित की गई है। हालांकि जब नकल का जो मामला सामने आया था उसके बाद लगातार जो बेरोजगार संघ के जो युवा है वो देहरादून की सड़कों से लेकर हरिद्वार तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई तरह के यहाँ पे सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ तौर से कहना है कि इसमें जो भी जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ लिया गया। ये जो देहरादून एसपी थे उन्होंने इस बात को साफ किया था कि ये किसी जो है किसी गैंग का हाथ नहीं था। हालांकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तरफ से जो है पेपर लीक किया गया था। पेपर लीक भी इसको नहीं सरकार अभी तक कह रही, यही पुलिस का भी यही कहना है कि कुछ जो क्वेश्चन पेपर थे वो जो परीक्षा केंद्र से बाहर गए थे। ये केवल एक ही परीक्षा केंद्र का मामला है जहाँ से क्वेश्चन पेपर बाहर गए थे। हालांकि जो ये क्वेश्चन पेपर थे जो जिस टीचरों को भेजे गए थे उसके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई देखने के लिए मिली है। लगातार एक के बाद एक इसमें जो बड़ी कार्रवाई है वो भी यहाँ पे की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य में डिजिटल कॉप सर्वे की तैयारियां तेज हो चली हैं। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि कई गांवों में पहले चरण में इस दौरान सर्वे भी किया जाएगा। तो राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारियां अब तेज हो गई हैं और ऐसे में 4400 गांवों में पहले चरण की शुरुआत भी होगी। राजस्व कृषि उद्यान के कर्मचारी करेंगे सर्वे ऐप से खेत का डाटा दर्ज। तो खेत का क्षेत्रफल, फसल, वृक्षों की संख्या भी इस दौरान रिकॉर्ड होगी। साल में 2 बार ये सर्वे किया जाएगा और कर्मचारियों को सर्वे से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, डिजिटल खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरह से यह अभियान की भी शुरुआत की जाने वाली है? देखिए विशाल, राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में 4400 गाँव में पहले चरण में शुरुआत इसकी होगी। राजस्व कृषि उद्यान और गन्ना
विकास विभाग के कर्मचारी जो है सर्वे करेंगे और मोबाइल ऐप से खेतों की जीपीएस लोकेशन, फोटो और फसल का डाटा जो है वो इसमें दर्ज किया जाएगा। अब खेत का क्षेत्रफल कितना है, फसल और वृक्षों की संख्या, ये भी जो इस पूरे सर्वे के दौरान जो है रिकॉर्ड की जाएगी और उसमें दर्ज की जाएगी। सर्वे को साल में 2 बार कराने का फैसला जो है वो लिया गया है विभाग की ओर से और इसमें रबी और खरीफ सीजन में इसको जो है किया जाएगा। यानी कि खेती के पर्यटन खेती का जो पैटर्न है उसको देखा जाए तो कृषि भूमि में होने वाले बदलाव का सटीक डाटा जो है वो उसका मिल पाएगा और उसके साथ साथ कर्मचारियों को जिस तरह से सर्वे कराया जाना है उसके लिए प्रशिक्षण भी जो है दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का काम जो है वो तेज कर दिया गया है। प्रशिक्षण लगातार दिलाया जा रहा है ताकि जो है ये कर्मचारी जल्द प्रशिक्षण प्राप्त कर जो है इन 4400 गाँव का सर्वे करें और पूरा डाटा जो है पोर्टल पर अंकित करें। लेकिन योगेश, इससे कितना फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा? देखिए, इस सीधे तौर पर किसानों के साथ साथ जो है विभाग को भी पूरी जानकारी होगी कि आखिरकार जो है कितना क्षेत्रफल किस क्षेत्र में है और उसके साथ साथ ये भी जानकारी रहेगी कि किस क्षेत्रफल में किस किस खेती को किया गया है, कितने वर्ष चढ़े हैं, कितनी उपजाऊ खेती है, कितनी ऐसी खेती है जो करना उपजाऊ नहीं है, किसमें कितने पेड़ किस उद्देश्य से लगाए गए हैं, फल के पेड़ है या अन्य पेड़ है, तो तमाम जानकारी जो है विभाग को जो है दर्ज हो जाएगी। और विभागीय तौर पर अगर देखा जाए तो पहले मैनुअल इसको किया जाता था, लेकिन अब डिजिटल तौर पर इसको रिकॉर्ड करने का कवायद शुरू की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वो मिलेगा। और उससे ये भी जानकारी है कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बड़ी तादाद में किसानों को हानि होती है और जो है फसलों में, तो निश्चित तौर पर वो रिकॉर्ड दर्ज होगा तो उसके चलते जो है आने वाले वक्त में मुआवजा अगर देने की बात की आएगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा डाटा उनके पास होगा, जिससे बहुत आसानी हो जाएगी मुआवजा देने के दौरान भी। तो निश्चित तौर पर इसके कई फायदे देखने को मिलेंगे, जो ये सर्वे हो रहा है ये आने वाले वक्त के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी कोटद्वार में पहुंची हुई हैं और ऐसे में उन्होंने ये भी देखा गया है कि उन्होंने सैनिक सम्मान यात्रा के दौरान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। इस यात्रा का पावन उद्देश्य उत्तराखंड में निर्माणाधीन सैन्य धाम के लिए प्रत्येक शहीद के घर से मिट्टी एकत्रित करना है, ताकि ये धाम हमारे अमर वीर सपूतों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान का जीवंत बन सके। शहीद सम्मान 2.0 की आज शुरुआत कोटद्वार से हुई है। हमारे शहीद भाइयों को सम्मान देते हुए उनके घर से मिट्टी उठाई जा रही है। वो पवित्र मिट्टी उठाकर देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम हैं, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दिया था। उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आज उनके घर तक हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए, जो हम देहरादून के सैन्य धाम तक। हरिद्वार में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे के सर में गोली मार दी और इस दौरान उसकी हालत काफ़ी गंभीर भी बताई जा रही है। घटना कटारपुर गांव की है, जहां रविदास मंदिर के पास जमा कुछ लड़कों में विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि गांव के अनुज ने 25 साल के अनुज पर देशी तमंचे से फायर कर दिया और उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद अर्जुन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। युवक को गोली लगने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए हरिद्वार में ले जाया गया, जहां युवक की हालत को गंभीर देखते हुए जॉलीग्रांट रेफर किया गया है। ये दो पक्षों का लड़ाई झगड़े में, जो कि कटारपुर निवासी अर्जुन, जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है अनुज नाम, वो भी कटारपुर से ही है। बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े में आक्रोश में आके उसने गोली चला दी, जिसमें इनको इंजरी हुई है और इंजरी जो गोली है वो ब्रेन को छू के गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो ये व्यक्ति है इसको जॉलीग्रांट रेफ़र कर दिया गया है। पेशेंट स्टेबल है, पर क्योंकि थोड़ी चोट जो है वो ब्रेन तक भी पहुँची है तो न्यूरो को दिखाना अनिवार्य है, इसलिए डॉक्टर ने जॉलीग्रांट ले जाने की सलाह दी है। काशीपुर घटना को लेकर विधायक ने एसपी से मुलाकात भी की है और इस दौरान दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। आपको बता दें कि जसपुर विधायक आदेश चौहान इस दौरान एसपी सिटी अभय सिंह से मिले थे और उन्होंने कहा है कि हिंसा के असली गुनहगारों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी भी बेकसूर को बेवजह न फंसाया जाए।
इतना नहीं, आदेश चौहान ने नगर निगम द्वारा अलीका क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जब शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई थी तब निगम को अलीका में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, हमारी बहुत संतोषजनक बात है, क्योंकि जो भी घटना घटी वो बहुत दुखद है और उसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम नहीं, क्योंकि वो जो एसएसआई जोशी वो हमारे यहाँ जसपुर में रहे और उसका व्यवहार बहुत संतोषजनक, जितना कार्यकाल उनके साथ ये घटना घटी उसका हमें भी दुख है। लेकिन मैंने एसपी महोदय से ये कहा है कि देखिए संयम रखिए और मान लिया जो आरोपित हैं उनके साथ कार्रवाई हो, उनकी आड़ में जो निर्दोष लोग हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि वजह क्या है कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी करते रहोगे तो उसका गलत। नैनीताल टैक्सी यूनियन के लोगों ने अपना शोषण होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें 2017 के बाद से प्रतिबंधित वाहनों के नगर के भीतर 5-5 हज़ार के चालान काटे जा रहे हैं, जबकि बाहर से आने वाले वाहनों पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। वहीं नगर के कई टैक्सी वाहन जिन्हें 15 साल हो चुके हैं, उन्हें नवीनीकरण पर भी परिवहन विभाग द्वारा परमिट पर नगर में नो एंट्री का तप्पा लगा दिया जा रहा है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी अब खड़ा हो गया है। मुद्दा एक ही है कि जो टीवी नंबर की गाड़ियां हैं, मैं बाहर से कस्टमर लेके आता हूं तो मुझे कहां तक जाना है, अगर कस्टमर को मुझे कहां तक ड्रॉप करना है, अगर कस्टमर का होटल बुक रहता है तो मुझे होटल तक छोड़ने की परमिशन दी जाए। सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि होटल पिकअप एंड ड्रॉप का दिया जाए, चाहे वो टीवी नंबर हो, टीएल नंबर की गाड़ी हो। या प्रशासन से मेरा निवेदन है, जब बाहर की गाड़ियाँ आ सकती तो हमारी भी गाड़ियाँ मार रोड जा सकती हैं। जब हरियाणा, दिल्ली, बिहार इन जगहों से आ सकती है तो उसमें हमारी भी गाड़ियाँ जा सकती हैं, हमें भी इजाज़त दिया जाता है। मार रोड पर हम खड़ी नहीं करेंगे। सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप के लिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा तो इसमें वो सोचा जाए। उसके बाद अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो हफ्ते भर के अंदर मैं सारे टैक्सियों को, हम कॉमर्शियल टैक्सी अपनी सारी खड़ी कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूके SSS पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने उसके परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में खालिद मलिक और उसके चाचा द्वारा सरकारी भूमि पर दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल, एसपी दयाश चंद्रशेखर सुयाल, पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। यहाँ पर सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी की रोड है, यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज़्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण, और अभी भी लगातार ये अतिक्रमण अभियान जारी है। लोहाघाट में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई जा रही है। साथ ही सभी से अपील की जा रही है कि कूड़े को कूड़ा गाड़ी में ही डालें। इस अभियान में व्यापार संघ, छात्र संगठन, मातृ शक्ति समेत सभी का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। नगर पालिका द्वारा पूरे वर्ष भर में विशेष स्वच्छता अभियान लगातार जारी रहते हैं और इस बीच लगातार नगर पालिका के सहयोग से जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, पूरे स्टाफ हर वार्ड में जाकर जितनी भी झाड़ियाँ हैं, चाहे लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आसपास अगल बगल विशेष स्वच्छता रखिए और नगर पालिका सहयोग कीजिए। और लगातार सुबह और शाम नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी हर मोहल्ले गली में जाती है और लोगों से अनुरोध किया गया कि उसमें कूड़ा डालें और नगर पालिका का सहयोग करें। और आज हम लोगों ने सुबह 6 बजे से व्यापार संघ हो गए, अन्य सामाजिक संगठन हो गए, यहाँ मजदूर संगठन हो गए, इनके साथ 1 घंटा स्वच्छता और एक साथ के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। देश में गरीबी हटाओ का नारा कई बार दिया गया, लेकिन इसे लेकर कुछ बदलाव नहीं आया। लेकिन जब 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो अब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी निकले हैं। खुद गरीबी के अनुभव से गुजर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए तत्पर हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीबी क्या होती है ये मुझे किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं सरकार में भी रहा हूँ और इसलिए मेरा ये प्रयास रहा है कि सरकार सिर्फ फाइलों में ही सीमित ना रहे।
सरकार को देश के नागरिकों के जीवन में भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि गरीबी की इस जीवंत समझने ने भारत से संबंधित उनके परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को आकार भी दिया है। भारत गरीबी उन्मूलन से जुड़े दृष्टिकोण में अभूतपूर्व बदलाव की साक्षी भी बना है। सबका साथ सबका विकास कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए ठोस कार्रवाई के रूप में साकार हुआ है, जो गरीब व्यक्ति के जीवन के हर एक पहलू को छूते हैं और इस विश्वास पर आधारित है कि शासन को नौकरशाही की सीमाओं से परे जाकर सबसे कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। विभिन्न योजनाएं सभी के लिए विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम कर रही हैं। अप्रैल 2025 में प्रकाशित विश्व बैंक की इंडियन पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहले दशक में गरीबी में उल्लेखनीय कमी की है। घोर में रहने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई। वर्ष 2024 में प्रकाशित नीति आयोग के परिचर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की मार से बच निकले हैं। भारत वर्ष 2030 तक गरीबी को उसके सभी आयामों में आधा करने के लक्ष्य से काफ़ी आगे है। यह गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के पहले सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना रहा, असमानताओं से लड़ना और ये सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटना है कि कोई भी पीछे ना छूटे। सीएम धामी ने आज दोपहर 3 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचकर स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन द्वारा बद्रीनाथ माना पास एमटीबी चैलेंज 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये एडवेंचर टूरिज्म के साथ वाइब्रेंट टूरिज्म और सीमा दर्शन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल होगी। वहीं इस इवेंट्स की ओपनिंग शिरोमणि में वशिष्ठ अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र और पूर्व सीएम उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी ने भी ज्योतिर्मठ पहुंचकर पौराणिक नरसिंह नवदुर्गा मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने पूर्व गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी का तुलसी प्रसाद भेंट कर स्वागत भी किया है। वहीं माना पास एमटीबी चैलेंज की आयोजक संस्था की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन द्वारा इस मेगा इवेंट को लेकर भी सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। सभी प्रतिभागी भी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई आपदा ने धराली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लगातार हुई बारिश से कई गांवों पर आज भी खतरा मंडरा रहा है। एक गांव के लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं क्योंकि घरों में दरारें पड़ गई हैं। उत्तरकाशी के विकास खंड भटवाड़ी का साडा गांव भू धसाव की जद में आ गया है। ग्रामीणों के घरों में लगातार दरारें पड़ रही हैं, जिसके कारण ग्रामीण खतरे के साए में रहने को मजबूर हैं। इससे पहले 2008 में भी इस गांव में घरों में दरारें पड़ने की घटनाएं हुई थी और अब एक बार फिर से गांव के कई भवनों में दरारें पड़ चुकी हैं। जो आजकल बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें हमारे ग्राम सभा साड़ा में भूदसाव लगातार चल रहा है और अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो गया है और इससे हमारे ग्राम सभा को बहुत खतरा पैदा हो गया है। और यहाँ पर काफ़ी हमारे ये जैसे जितेंद्र सिंह गोसाई हो गए, ये इनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है, आपने देख लिया होगा। ऊपर से हमारे बिमल कुमार जी का भी बहुत नुकसान हो गया है और इधर बिहारी लाल का भी बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी ऊपर तक भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई है, जिसके वजह से हमारे ग्राम सभा में भूदसाव की स्थिति काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। और हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि या तो पहले भी हमारी ग्राम सभा 2007-8 में
विस्थापन की मांग थी और अभी भी हम चाहते हैं कि कहीं पर हमारी ग्राम सभा को या तो विस्थापन किया जाए और या तो कुछ न कुछ हमारी ग्राम सभा के बारे में शासन प्रशासन सोचें और विचार विमर्श करें कि हमारे जो यहाँ पर जितने भी परिवार लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुसीबत दोनों तरफ से, एक तो हमारे दाहिनी तरफ से भी गधेरा है और बाएं तरफ भी गधेरा है और नीचे साइड भी इंद्रावती नदी है। हमारी ग्राम पंचायत साड़ा में जो है विगत कई दिनों से भूस्खलन हो रहा है, जिससे पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया है और हम ये चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत साड़ा के विस्थापन व मुआवजा दिया जाए। इससे हमने माननीय विधायक जी से भी बात करी है, डीएम साहब से भी मिले हैं और तहसीलदार साहब से मिले हैं। तो यहाँ पे जो है भू वैज्ञानिक भी आए थे, उन्होंने भी देखा है कि आपके उसमें जो है अब आगे सरकार क्या करती क्या नहीं करती, पर हमारी मांगे ये है कि पूरा गांव विस्थापन किया जाए और इससे पहले जो है फिलहाल के लिए जो है मुआवजा दिया जाए जब तक विस्थापन नहीं होता है। ये हमारी सारे गांव की मांगे है। खेती और यहाँ पे जो है लगभग जो है खेती भी जो है 50% नुकसान हुआ खेतों का। ये हमारी जो है नकदी फसल भी इसमें थी और क्यारी भी थे, ये सारी फसल भी बर्बाद हो गई। ग्रामीणों की छानियां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और आवासीय भवनों में धीरे धीरे दरारें पड़ रही हैं। कई भवनों के आंगन टूट चुके हैं और ग्रामीण खतरे के साए में इन घरों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस गांव का भूवर्गीय सर्वेक्षण कराकर उन्हें यहां से सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करे। दुनिया भर की परेशानी उठी, रात दिन क्षण नहीं हम जाए पाते पर ना चढ़ी भरे आपका कल्याणी थी बारखा या और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।